हेलो दोस्तों, चलिए आज सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के एक सुपर इंपॉर्टेंट केस लॉ को डिकोड करते हैं। वॉलफोर्ड शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स का केस। ये केस डिविडेंड स्ट्रिपिंग के कॉन्सेप्ट को इतना आसान बना देगा कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा ना, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो एक सिंपल सा सवाल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप टैक्स फ्री इनकम भी कमा लें और उसी ट्रांजैक्शन से एक नुकसान भी बुक कर लें ताकि आपके दूसरे प्रॉफिट्स पर टैक्स बच जाए? सुनने में तो काफी टेम्पटिंग लगता है ना? बस इसी स्मार्ट से लगने वाले खेल को कहते हैं डिविडेंड स्ट्रिपिंग। इसको समझने के लिए आइए एक चालाक इन्वेस्टर की कहानी सुनते हैं जिसे लगा कि उसने टैक्स सिस्टम में एक लूप होल ढूंढ लिया है। तो देखिए, इस इन्वेस्टर का प्लान बड़ा आसान और 4 स्टेप्स का था। पहला, जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला हो उससे ठीक पहले यूनिट्स खरीद लो। क्यों? क्योंकि तभी तो प्राइस हाई होता है। दूसरा, आपको मिल गया एक बड़ा सा टैक्स फ्री डिविडेंड। अब जैसे ही डिविडेंड मिलता है यूनिट्स की एनएवी यानी उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो तीसरा स्टेप, उन्हीं यूनिट्स को कम दाम पर बेच दो। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इस सेल पर एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक कर लो। प्लान तो परफेक्ट लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ है इन्वेस्टर जिसे लगता है उसने सब कुछ कानून के दायरे में किया है, और दूसरी तरफ है टैक्स डिपार्टमेंट जो इससे टैक्स चोरी की एक सोची समझी चाल मानता है। इन्वेस्टर का आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है। देखिए जनाब, मुझे टैक्स फ्री डिविडेंड मिला जो बिल्कुल लीगल है, और मुझे कैपिटल लॉस भी हुआ जिससे मैं अपने दूसरे कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकता हूं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन डिपार्टमेंट कहता है, एक मिनट, ये कोई जेन्युइन इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, ये तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए रचा गया एक जाल है, एक शैम ट्रांजैक्शन है। दोस्तों, ये तो शब्द है ना, कलरेबल डिवाइस और शैम ट्रांजैक्शन। एग्जाम के लिए इन्हें नोट कर लीजिए। तो अब असली सवाल ये उठता है, सही कौन है? क्या टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ कागजों को देखेगा या फिर ट्रांजैक्शन के पीछे की असली नीयत को भी जांचेगा? इस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए मामला पहुंचा सीधा सुप्रीम कोर्ट। और यहां होती है एंट्री हमारे लैंडमार्क केस की, वॉलफोर्ड शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स। इसी केस ने इस पूरी टैक्स पजल को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सेट किया जिसे कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें ट्रांजैक्शन के कागजी रूप को नहीं देखना बल्कि उसके असली मकसद को देखना है। अगर ट्रांजैक्शन का असली मकसद इन्वेस्टमेंट करना था ही नहीं बल्कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए एक झूठा लॉस क्रिएट करना था, तो अदालत ऐसी चीजों को नहीं मानेगी। तो फाइनल फैसला क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉस दिखाया जा रहा है ये बनावटी है, आर्टिफिशियल है, और इसे हम अलाउ नहीं कर सकते। इस तरह कोर्ट ने एक जुडिशियल एंटी अवॉइडेंस रूल बना दिया। मतलब अगर कोई स्कीम टैक्स बचाने के लिए बनाई गई है तो कोर्ट उसे नकार सकती है, भले ही वो ऑन पेपर बिल्कुल ठीक क्यों ना लगे। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन बार बार ना आए और हर केस कोर्ट तक ना पहुंचे, इसके लिए पार्लियामेंट ने इस जजमेंट को ही कानून का रूप दे दिया और पेश किया सेक्शन 94(7). तो मिलते हैं सेक्शन 94(7) से, यानी कि एंटी डिविडेंड स्ट्रिपिंग प्रोविजन से। ये सेक्शन साफ कहता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इस नियत से किया गया है कि आपको टैक्स फ्री डिविडेंड भी मिल जाए और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी बुक हो जाए, तो टैक्स के लिए उस लॉस को माना ही नहीं जाएगा। लेकिन यह सेक्शन हर जगह अप्लाई नहीं होता। इसके लिए 4 कंडीशंस हैं, इन्हें ध्यान से समझना। 1, आपने सिक्योरिटीज या यूनिट्स खरीदी हो। 2, ये खरीद रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले के अंदर हुई हो। 3, सिक्योरिटीज को 3 महीने के अंदर या अगर यूनिट्स हैं तो 9 महीने के अंदर बेच दिया गया हो। और चौथी और सबसे ज़रूरी कंडीशन, उस पर जो डिविडेंड या इनकम मिली है वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो फिर क्या होगा? तो सिंपल है, सेल पर जो नुकसान हुआ है उसे डिसअलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन यहां एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। पूरा लॉस डिसअलाउ नहीं होगा, सिर्फ उतना लॉस डिसअलाउ होगा जितना आपको टैक्स फ्री डिविडेंड मिला था। यह पॉइंट एग्जाम में गलती करवा सकता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। चलिए, थ्योरी तो समझ आ गई, अब एग्जाम में नंबर कैसे लाएं? आइए इस कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक सुपर इजी मेमोरी ट्रिक से बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखिए। इन्वेस्टर ने 12,000 रुपए के यूनिट्स खरीदे, उस पर उसे 2,000 रुपए का टैक्स फ्री डिविडेंड मिल गया। फिर उसने यूनिट्स को 9,000 रुपए में बेच दिया। अब देखा जाए तो टोटल लॉस हुआ 3,000 रुपए का। इन्वेस्टर तो पूरे 3,000 का लॉस क्लेम करेगा, लेकिन सेक्शन 94(7) कहेगा नहीं, जितना डिविडेंड मिला यानी 2,000 रुपए, उतना लॉस डिसअलाउ हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल अलाउएबल लॉस होगा सिर्फ 1,000 रुपए। बिल्कुल क्लियर।
और अब एग्जाम के लिए वो मेमोरी ट्रिक जिसका आप इंतजार कर रहे थे। म्यूचुअल फंड यूनिट्स के केस में बस ये फंडा याद रखिए, 3D9 का फंडा। 3 महीने पहले खरीदो, डिविडेंड खाओ और 9 महीने के अंदर बेचो तो डिविडेंड के बराबर के लॉस को भूल जाओ। ये छोटी सी लाइन आपको एग्जाम में टाइम लिमिट्स याद रखने में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को फटाफट समराइज करते हैं। पहला, वॉलफोर्ड केस सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। दूसरा, सेक्शन 94 का 7 डिविडेंड स्ट्रिपिंग को रोकने के लिए बनाया गया स्पेसिफिक कानून है। तीसरा, टाइम लिमिट्स मत भूलना, यूनिट्स के लिए 3 महीने पहले और 9 महीने बाद। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, लॉस सिर्फ एग्जेम्प्ट इनकम की हद तक ही इग्नोर किया जाता है। ये पॉइंट्स याद रखें तो एग्जाम में फुल मार्क्स पक्के। तो ये थी कहानी डिविडेंड स्ट्रिपिंग की, लेकिन क्या आपने इसके जुड़वा भाई यानी बोनस स्ट्रिपिंग के बारे में सुना है, जिसका जिक्र सेक्शन 94A में है? अगर उस पर भी ऐसा ही एक सिंपल सा ब्रेकडाउन चाहिए तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।